इटली 12वीं शताब्दी में सात पूरब में व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त किया था, है ना। पुनर्जागरण का उद्गम इटली से 11वीं शताब्दी में हुआ था और वहाँ के व्यापारी विलासिता संबंधित वस्तुओं का आपूर्ति कर रहे थे और वो काफ़ी संपन्न थे। यूरोप के कई देश व्यापारिक इटली के व्यापारिक अधिकार को तोड़ना चाहते थे ना। भारत ने पुर्तगाली तो 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा आया, केप ऑफ गुड होते हुए 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा। ठीक है। उसके बाद है जैसा कि अरब ने मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, रहने दी। राजकुमार हेनरी जो था वहाँ का राजा था पुर्तगाल का नाविक ने अपना जीवन भारत को जीने वाले समुद्र मार्ग की खोज को समर्पित कर दिया था। बार्थो लोमडियाज जो था एक पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक पहुंचा था, फिर वापस लिस्बन लौट गया था। पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल का शासक मेनुएल प्रथम 1501 ईस्वी में स्वयं अरब फारस और भारत के साथ मालिक घोषित कर दिया स्वयं को, भारत के साथ के व्यापार का। उसके बाद है वास्को डी गामा आया। उसके बाद फिर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था। उसके के नेतृत्व में बार्थोलोमा डियाज के साथ 13 जहाज़ों, है ना, सम्राट था वहाँ का पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। उस भेड़ था बार्थोलोमा के नेतृत्व में 13 जहाज भेजा था, 1200 लोग को। उस वक्त कैब्राल ने कालीकट के राजा था जमोरी ने उसको पराजित कर दिया और अरबों से भी युद्ध किया था इसने, है ना। तो जबकि कैब्राल कोचिन और कैनूर के साथ व्यापार सुरक्षित रखा और कालीकट फिर बाद में छोड़ दिया। 1502 में पुनः वास्को डी गामा आता है भारत और जेवन से उसके संबंध मित्रतापूर्वक नहीं थे। व्यापारियों के स्थल या अड्डों को फितोरिया कहा जाता है। फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे थे जहाँ से नौसेना बेड़ों को सहायता दी जा सके। जबरन पुर्तगालियों की मंशा जबरन जो था पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जबरन अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया तब पुर्तगालियों ने वहाँ गोलीबारी किया ना। और इसका लाभ उठाते हुए कोचीन और कालीकट चतुराई से कोचीन और कालीकट की सतर्कता का लाभ उठाया और कोचीन राज्य के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया था, है ना। उससे पहला गवर्नर जो था उस अल्मेडा आया, 3 वर्ष के लिए आया था। 1605 में आया था, 1505 में आया है। उसके बाद इसने अदन होमुर्ज मलक्का वाले क्षेत्र में मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया, है ना। 1948 में 3 जहाज के साथ गुजराती पायलट भाई अब्दुल मजीद आया था। अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शन किया गया था। आया था कौन? वास्को डी गामा। उसके बाद है जिससे वहाँ के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अल्मेडा क्या बोला था? जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रित रखेंगे। यदि आप ऐसा शक्ति नहीं रखते हैं तो आप समुद्र पर किला उपलब्ध नहीं होगा। अल्मेडा जिसे उत्तरी अफ्रीका के मूर में युद्ध करना पड़ा था। मिस्र और गुजरात की नौसेना मिलकर चोल का युद्ध में अल्मेडा को हरा दिया, है ना, और दूर से इसको भगा दिया अल्मेडा को। लेकिन फिर पुनः 1501 साल बाद द्वितीय चोल का युद्ध में इस दोनों सेना को, ये गुजरात और मिस्र वाले सेना को क्या किया? हरा दिया, क्योंकि उसका बेटा पहले युद्ध में मर गया था ना और उसका बदला लिया। उसके बाद है ये ब्लू वाटर पॉलिसी या उसी को कार्टेज व्यवस्था भी कहते हैं, किसका था? अल्मेडा का था। उसके बाद आते हैं पहले IMU उसके बाद अबू कर्क। तो हिंद महासागर में रणनीतिक नियंत्रण के लिए सभी समुद्री प्रवेश पर अपना बेस स्थापित करना चाहता था, है ना। 1503 में भारत आया था लेकिन 1509 में उसे वायसराय घोषित किया गया था। 1509 में मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे के वो जो जहाजी बेड़ा था उसको हरवाया। 1510 में बीजापुर के राजा से गोवा छीन लिया, आदिल शाह से। गोवा प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद अल्बुकर्क पे ही बोला था भारतीय महिलाओं से शादी करो भैया। 1515 में मलक्का और हरमुज जो है ना पुर्तगाली के आधिपत्य में हो गया। सोकोत्रा द्वीप और सुमात्रा यहाँ पे इसका और श्रीलंका कोलंबो ये सब में किला हो गया। 1518 में चीन के जुआनजांग क्षेत्र में भी व्यापार शुरू कर दिया था। उसका तीसरा गवर्नर नुनोडुकुन्हा 1 वर्ष के पश्चात वह भारत पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचिन से गोवा कर दिया। गुजरात के तट के शाह बहादुर शाह मुगल शासक जो थे हुमायूं से संघर्ष कर रहा था तो उसमें उसको सपोर्ट किया था बहादुर शाह को। कौन? पुर्तगाली लोग। उसके बाद और वही उसके लिए बेसिन सौंप दिया था, बेसिन द्वीप। लेकिन बाद में बहादुर शाह से उसके संबंध खराब हो गई क्योंकि गुजरात की जनता थी उससे ये उलझ रहे थे पुर्तगाली। तो 1537 में बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज पर बुलाया और बहादुर शाह को मार दिया। उसके बाद मोहम्मद बेगड़ा के समय
उत्तर भारत की छोटी छोटी शक्तियाँ विभाजित था, रहने दीजिए, कोई बेकार है। उस वक्त पुर्तगालियों की व्यापारिक राजनीतिक स्थिति। सम्राट चार्ल्स पंचम हिंद महासागर अपने हितों को छोड़ते हुए सुदूर पूर्व फिलीपींस खुद को सीमित रखने की घोषणा की। उसके बाद 1531 में चाउल, 1532 में द्वीप, 1534 में सालसेट द्वीप, बेसिन, मैंगलोर। इस समय क्या किया था, पुर्तगाली अपना कब्जा जमा कर बैठे थे। बंगाल प्रशासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में सतगांव फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। अकबर की अनुमति से हुगली और शाहजहां की अनुमति से फरमान में बुंदेल में कारखाना खोले थे। और कार्टेज व्यवस्था वही था कि भैया बिना कार्टेज अनुमति लिए आप समुद्र में व्यापार नहीं कर सकते हैं, समुद्र से जहाज नहीं ले जा सकते, यदि जाएंगे तो उन्हें लूट लिया जाएगा या फिर हमला किया जाएगा। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नाम तक कुछ पुर्तगाली व्यापारियों को उसमें मिला जब 1572 में कैम्बे का दौरा किया था, है ना। गोवा के वायसराय वही लाइसेंस लेना पड़ता, अन्यथा लूट लिया जाता था, वही लाइन पेज रिपीट हो गया है। उसके बाद है 1608 में हॉकिंस सूरत आया था और अपने साथ व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के नाम से इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के एक प्रार्थना पत्र लाया था। हॉकिंस को हॉकिंग पुर्तगाली चाहते थे कि हॉकिंस ना पहुंच पाए अकबर के दरबार में, और उसमें तो राजा हालांकि जहांगीर था, तो लेकिन सफल नहीं हो पाए थे पुर्तगाली, और वो पहुंच गया था, है ना। उसके बाद हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों की कीमत 25,000 सोने के सिक्के के समान थी को स्वीकार किया, और जहांगीर ने खुश होकर 30,000 के वेतन और 400 के मनसब पर नियुक्त किया, और आर्मेनिया का मुबारक शाह उसकी बेटी से शादी भी करा दिया। उसके बाद है मेडोसा ने मुगल दूत मुकर्रब खान से मिलने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूट पर क्या कर दी, रोक लगा दी थी। शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में पुर्तगालियों से मिलने वाले लाभ हमेशा के लिए क्या हो गया, अंत हो गया था। सतगांव में नए हुगली की ओर प्रवासित किया, उन्हें नमक उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया था पुर्तगाली लोग। शाहजहां ने कासिम खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ पुर्तगाली पर हमला करवाया, है ना। उसके बाद है ये हमला हुआ कहाँ था, उसके बाद पुर्तगालियों का पतन, ये तो आगे देख लेंगे पुर्तगाली का पतन कैसे हो गया, यहाँ देख लेते हैं। 1498 में कालीकट आया था वास्को डी गामा। 1503 में पहला दुर्ग कोचिन में बना। 1505 में दूसरा दुर्ग कुन्नूर में बना। 1509 में संयुक्त सेना गुजरात और मिस्र पराजित कर दिया, अल्मेडा। 1509 में अल्बुकर्क बना, और फिर बीजापुर के सुल्तान जो था उसको हरवा के गोवा छीन लिया। जो 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1515 में हरमुज पर अधिकार कर लिया। 1530 में गोवा को अपने राज्य का राजधानी घोषित कर दिया। उसके बाद है रहने दीजिए, उसके बाद आता है डच। तो ये पुर्तगाली को ही स्पेन का ही सब था, तो स्पेन का पतन समाप्त होने के बाद तो पुर्तगाल द्वारा लाए गए पूरब के सामान लिस्बन से एक एंटवर्प पहुंचाया करते थे। उसके बाद प्लूट सीप का निर्माण किया, और प्लूट सीप बेहद हल्का होता है, इसे खेने में कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, खर्च कम होता है, या पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी डच वाला। कर्नेलिया हॉटमैन के नेतृत्व में पहला डच यात्री आया था, 1602 में आया था। उद्घोषणा हुआ कि VOC मतलब डच संयुक्त कंपनी बनाई स्थापना की गई मार्च 1602 में। उसके बाद है कंपनी का पूर्वीय केंद्र बेटविया में था। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गिल्डिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियाँ दुर्गीकृत थी, है ना। किसको, गिल्डिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियाँ अदुर्गीकृत थी, सिर्फ गिल्डिया ही थी जो दुर्गीकृत थी। 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमिलपट्टनम, 1645 करिक्कल, फिर 16 लास्ट में चिंसूरा कासिम बाजार में, ये फिर पटना इस समय क्या खोला, अपना कंपनी खोला है। 1632 में हुगली ने डचों पुर्तगालियों को हटाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और उसके बाद यही है 1659 बेदरा का युद्ध। मसाले, ये जो है ये मुख्यतः मसाले इंडोनेशिया से मिलते थे, दक्षिण पूर्व एशिया से भारी मुनाफा हुआ इनको भारतीय वस्त्रों पर, मतलब भारत से ये ज़्यादातर वस्त्र आयात करते थे। मछलीपट्टनम में नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात के व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। रेशम, सूती, जावा और चीन में बेचकर लाभ कमाया।
1650 के दशक में डच ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की छकरी उद्योग स्थापित की। 1641 में मलक्का, 1655-56 में कोलंबो, 1659-60 में कोचीन पर कब्जा कर लिया। डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगाली का वर्चस्व समाप्त किया। नील बगान, गुजरात और कोरोमंडल कपड़ा, सिल्क, बिहार से साल्टपीटर या सोरा, ये सब का व्यापार करते थे। और अफीम गंगा घाटी से। और तीन आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तीन आंग्ल डच युद्ध लड़े गए थे। फिर अंग्रेज पर विजय उल्लेखित हुई। 1717 में मुगल व्यापारी फरमान मिलने पर डच पिछड़ने लगे, क्योंकि अंग्रेज को मुगल से सपोर्ट मिलने लगा था। तीसरे आंग्ल डच युद्ध में जो है ना, सूरत, बम्बे, अंग्रेजों की नई बस्तियां बीच समांतर निरंतर ध्वस्त करते रहे। 1759 में बेदराक युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हरा दिया। और डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता का अधीन थी। डच कंपनी अंग्रेज कंपनी के समान नेतृत्व की भावना, उत्साह का अभाव था इसमें, है ना। वे अपने निजी व्यापार पर ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे, कंपनी के हितों को अनदेखी करते थे डच वाले। अंग्रेज 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिडलटन आया था। ये समुद्री रास्ते से नहीं आया था, ये महाद्वीप के रास्ते से आया था। और 31 दिसंबर 1600 को कंपनी की स्थापना हुआ। महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार दिया गया। 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल तक के लिए विस्तार कर दिया गया इस 15 वर्ष को। हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था 1509 में। आगरा पहुंचा, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था, है ना। 1611 में कैप्टन मिल्टन सूरत के निकट स्वाली में पुर्तगालियों के जहाज़ों के बेड़ों को परास्त कर दिया। मुगल जहांगीर से प्रभावित हुआ और 1613 में उसे सूरत में कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी। इससे पूर्व से 1611 में मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित कर चुके थे, ना। ये अनुमति कब मिली थी? 1613 में। मछलीपट्टनम में 1611 में खुल चुकी है। 1615 में थॉमस रो, पहले हॉकिंस आया, फिर आएगा टॉमस रो मुगल दरबार में भेजा गया। उसका 1619 तक वहाँ रहा। जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि में क्या रहा, फेल हो गया वो। उसके बाद भारतीय जहाज से भारी हर्जाना वसूला करते थे। पुर्तगालियों के जहाज़ को लूटना और उन्हें नष्ट करना जारी रखा पुर्तगालियों ने। और भारतीयों के जहाज़ों से क्या करते थे, जुर्माना वसूलते थे। 1632 में बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों से मार भगाया। कौन? अंग्रेजों, मुगल की सेना ने, ठीक है, बंगाल में पुर्तगालियों को। 1623 तक सूरत, मछलीपट्टनम के अतिरिक्त भिक्कच जो भड़ौच का क्षेत्र है और अहमदाबाद कारखाने खोले गए थे। 1625 में अंग्रेजों ने सूरत में किलेबंदी कर दी। 1639 में मद्रास में लीज पर लिया और मद्रास में एक बंदरगाह बनाया, ठीक है, और यहीं पे किलाबंदी किया और 1600 अपना सिक्का भी जारी किया है। और 1640 में अंग्रेज विजयनगर के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा मद्रास भी से छीन लिया। सेंट जॉर्ज किला यहाँ निर्माण करवाया था, कहाँ पे? मद्रास में। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली के राजकुमार से विवाह कर लिया और 10 मामूली पौंड में चार्ल्स ने इसको दे दिया कंपनी को, ये मुंबई से जाओ व्यापार करो, है ना, क्योंकि तिलक में दिया गया था। मुंबई किसको दिया गया था? पुर्तगाली दिए थे अंग्रेज को तिलक में। 1651 में बंगाल में पुर्तगाली कारखाना खोला। उसके बाद 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यवहार करने की अनुमति दी थी 1680 में। 1700 में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद का अधिकार आ गया और मुख्यालय इसका फोर्ट विलियम नामक किलाबंदी करवाई। वहाँ का जॉब चॉर्नॉक नामक व्यक्ति कलकत्ता का स्थापना किया था। 1770 में जॉन सर्वन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा गया था, उसमें राजा था फर्रुखसियर, है ना। तो फर्रुखसियर का फरमान पाने में सफल रहा और इसका फरमान तो बहुत बढ़िया था। 1700 इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, है ना, ईस्ट इंडिया के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता के आसपास क्षेत्र में अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया। 10 रुपया सालाना राशि के एवज में सूरत के सभी कर उन्हें मुफ्त में मिल गए। कंपनी बिना शुल्क के बंगाल से मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिल गई। 30,000 रुपये में एक रकम वार्षिक रूप से बस राशि देना पड़ता था। बम्बई के कंपनी के ढले हुए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता दे दिया। ये कंपनी के हैदराबाद पुराने रहने दो, ठीक है। तो एक बार देख लेते फैक्ट चेक। 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापना हुआ। 1609 में विलियम हॉकिंस आया था। 1611 में मिलिंटन सूरत में कंपनी व्यापार अनुमति ली जहांगीर से। 1613 में फैक्ट्री स्थापित हुआ, कहाँ? मछलीपट्टनम में। 1615 में थॉमस रो आया था। 1600
11 है। 1613 में मसूलीपट्टनम में पहला कंपनी स्थापना हुआ। 1611 में, 13 में तो सूरत में वो होगा। 1632 में गोलकुंडा का शासक इसको स्वर्ण फरमान जारी करता है। 1633 कंपनी का पूर्वी भारत में हरिपुर बालसौर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाता है। 1639 कंपनी के भारत स्थानीय राजा लीज पर मद्रास लेता है। 1651 में हुगली में व्यापार की अनुमति मिल जाती है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजा राजकुमारी ब्रिगेंजा से शादी होता है और बम्बई दहेज में मिलता है। 1667 में अंग्रेज व्यापारियों के बीच फरमान दिया जाता है। 1691 3000 रुपये के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार जारी। और 1717 में मैग्ना कार्टा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। 1795 में अंग्रेजों ने डच को भारत से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद सम्राट तथा संसद के दबाव में 1708 में दोनों कंपनी का विलय कर लिया गया। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। लुई 14वां उसमें राजा था और उसका मंत्री था कोलबर्ट। 1664 में ईस्ट इंडिया का मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। उसके बाद ये पूर्णतः राजधीन मतलब राजा द्वारा निर्मित कंपनी थी, ये प्राइवेट नहीं थी जैसा कि अंग्रेज वाला था। ये बहुत लोग मिलकर बनाए थे। 1667 में फ्रांसीसी कैरोन की अध्यक्षता में भारतीय दल भेजा गया। फ्रांसीसी कैरोन के नेतृत्व में 1667 ये दल भारत सूरत पहुंचा और पहला कारखाना लगाया। 1669 में फ्रांसीसियों ने पूर्वी स्थित मसूलीपट्टनम, अंग्रेज भी मसूलीपट्टनम लगाए थे, भी कहाँ लगाया, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज भी सूरत में लगाए थे, भी सूरत में लगाया। ठीक है। तो भारत का मैप ये है। तो सबसे पहले यदि फ्रांस इधर है तो इधर से आएंगे तो सबसे पहले कहाँ आए, सूरत। अंग्रेज भी सबसे पहले आए तो कहाँ आए थे, सूरत में, है ना। पुर्तगाली भी सबसे पहले आया था कहाँ, जमुई में। तो सारे लोग आते हैं कहाँ, तो इधर पश्चिमी तट पे। ठीक है। उसके बाद है 1667 में फ्रांसीसी करण हो गया। उसके बाद 1669 में फ्रांसीसी पूर्वी तट स्थित मसूलीपट्टनम नामक कारखाना खोला। 1672 में एडमिरल डे गोलकुंडा के राजा सैमथॉन से छीन लिया। गोलकुंडा के सुल्तान से ने सैमथॉन छीन लिया। उसके बाद 1697 में रिजविक संधि हुई और पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया, है ना। पांडिचेरी किसको दे दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया। 1742 में डुप्ले के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई और वो भारत आया। ये तो गड़बड़ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बार ऑफ सक्सेशन के कारण हुआ था। कर्नाटक के नवाब उत्तराधिकार में भी यहाँ चल रहा था युद्ध, इसी का फायदा उठाया। उसके बाद 1742 में डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त हुआ था और ये अच्छा, ये बढ़िया से। 1668 में फ्रांसीसी ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी 1690-92 में दौरान कलकत्ता में पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1742 में पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले नियुक्त किया गया था। ठीक है। और 1746 में उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो यह ऑस्ट्रिया का युद्ध हो गया और कर्नाटक के नवाबों का राजा लड़ाई चल रहा इधर। उसके बाद लालबुद्दीन ने 4 लाख पाउंड रिश्वत लेकर मद्रास को फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया, है ना। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को आश्वासन दिया कि वह मद्रास जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु वो ऐसा नहीं किया। उसके बाद डुप्ले ने इस बस्ती पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने में असमर्थ रहा और पांडिचेरी वाले में और अंग्रेज। उसके बाद है भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंची। इस सहायता उत्साहित होकर अंग्रेजों ने पांडिचेरी को घेरा डाला, परंतु उस पर अंग्रेज भी अधिकार करने में क्या रहे, असफल रहे। 1748 में यूरोप में अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच एक संधि हो गई, ट्रीटी ऑफ आचेन, है ना। और क्या होता है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। डुप्ले की सहायता से प्रसन्नों का चंदा साहब पांडिचेरी के निकट फ्रांसीसियों को उपहार देता है। उसके बाद अंग्रेजी हैदराबाद नासिर जंग को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद 1741 में डुप्ले ने पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बन जाता है। उसके बाद है तो डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेज पर हावी होते थे, किंतु युद्ध में अंतिम समय डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है ना, और जिससे फ्रांसीसी का प्रभाव घटने लगता है। बस फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू बनता है। और तृतीय कर्नाटक के युद्ध के समय गोडेहू गवर्नर था।
और ये जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, 1756 से 1763 के बीच में हुआ है ये युद्ध। फ्रांसीसी सरकार के सेनापति काउंट डी लाली इसमें हो जाता है ना, कौन, काउंट डी लाली एक विशाल सेना के साथ 1758 में भारत भेजा गया था। वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बांडीबास का युद्ध 1760 में हुआ है और बांडीबास मद्रास पांडिचेरी के बीच स्थित बांडीबास नामक जगह है और फ्रांसीसी सेना बुरी तरह हार गई थी। परिणाम वही हुआ, 1763 में पेरिस का युद्ध हुआ, पेरिस का शांति हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। तो असफलता का कारण बस वही था, 1764 में डुप्ले को बुला लिया गया था, 1758 में काउंट डी लाली गवर्नर बना के भेजा गया फ्रांसीसी का। डेनिश कंपनी ईस्ट इंडिया 1616 में स्थापना हुआ था। 1620 में त्रावणकोर तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद डेन्स ने कलकत्ता के नज़दीक श्रीरामपुर में 1755 में एक मुख्य व्यापारी बस्ती बनाई थी। उसके बाद 1487 में पुर्तगाली बार्टोलेज डियाज के भवगुड होते हुए तक उत्तर महाद्वीप पर पहुंचा था। 1758 में वास्को डी गामा आया, 1502 में दोबारा आया। अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा किया। उसके बाद कोचीन से गोवा राजधानी स्थापित की। कुना बहादुर शाह को हराया। उसके बाद भारत में डच के कारखाने मछलीपट्टनम, पुलीगढ़, सूरत, विशाखापत्तनम, करिकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालसोरनपट्टनम, कोचीन, ये सब था। बिद्राक युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने डचों को परास्त किया था। उसके बाद 1612 में थॉमस वेस्ट पुर्तगाली पर विजय के साथ अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और पुर्तगाली दहेज में दे दिया। सब हो गया 1700 शेयर फरमान और कंप्लीट।